welcome to Balkrish Academy. In this video, we will discuss CSIR net questions of biochemistry of June 2018 of both Part B and Part C. So let's start with the first question of Part B, that is, which one of the following peptides can coexist in both cis and trans conformation? Okay, कौन सा पेप्टाइड है जो कि सिस एंड ट्रांस दोनों ही कॉन्फर्मेशंस में एग्जिस्ट कर सकता है? ठीक है, देखो कोई भी डाइपेप्टाइड है, मोस्टली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ट्रांस। ठीक है, ट्रांस जो होता है वो मोस्ट फेवरेबल होता है अमाइनो एसिड्स के लिए, बट एक एक्सेप्शन है प्रोलिन की। जो प्रोलिन है ये क्या होता है, सिस और ट्रांस दोनों में ही कोएग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइक्लिक नेचर होता है, इसका जो साइड चेन का साइक्लिक नेचर के कारण इसकी जो एनर्जीज होती हैं सिस एंड ट्रांस की, वो इक्विवेलेंट होती हैं, राइट। सो इसकी एनर्जीज इक्विवेलेंट होने के कारण जो प्रोलिन है ये दोनों ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सिस एंड ट्रांस। तो कोई भी डाइपेप्टाइड, ठीक है, कोई भी पेप्टाइड जहाँ पे अमाइनो एसिड, ये वाला कोई भी अमाइनो एसिड हो और साइड चेन साथ में प्रोलिन हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो वाला जो पेप्टाइड होता है वो सिस एंड ट्रांस दोनों ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है दैट इज आंसर नंबर 4। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फर्स्ट इज एलोस्टेटिक एंजाइम्स डू नॉट ओबे माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स। एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं वो माइकलिस मेंटन को काइनेटिक्स को ओबे नहीं करते, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज फ्री एनर्जी चेंज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी बट नॉट द रेट ऑफ रिएक्शन। यस, फ्री एनर्जी चेंज जो होता है डेल्टा जी, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में हमें बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमें उससे नहीं पता चल पाता। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी का पता चलता है, रेट ऑफ रिएक्शन का नहीं पता चलता। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस आर काइनेटिकली इनडिस्टिंग्विशेबल। देखो, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस काइनेटिकली इनडिस्टिंग्विशेबल, नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज कोई भी ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, लाइक लाइन वेवरबर्ग प्लॉट है, ठीक है, इसमें देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, इनके जो काइनेटिक्स हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनके जो ग्राफ्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो 1/v और 1/s के अगेंस्ट हम प्लॉट करते हैं तो ये काइनेटिकली डिस्टिंग्विशेबल होता है। ठीक है, इसके ग्राफ्स को देख के ही हमें पता चल जाता है कि जो रिएक्शन है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, हो रही है वहाँ पे, या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रही है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो इट्स करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। Next is which one of the following pair of amino acids are ketogenic and glucogenic in nature? इसमें दोनों के दोनों जो हैं पेयर जो है वो कीटोजेनिक भी है और ग्लूकोजेनिक भी है। देखो, इसमें एक टेबल होता है, ये है कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स और ये है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ये वाले जो हैं ये दोनों हैं कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। इसमें आपको ये दो कैटेगरीज आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, कीटोजेनिक और जो कि बोथ आते हैं कीटो एंड ग्लूको। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो कीटोजेनिक होते हैं वो कौन से होते हैं? लाइसिन एंड ल्यूसिन। ठीक है, LL, लाइसिन एंड ल्यूसिन, ये क्या होते हैं? कीटोजेनिक। और जो होते हैं कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक बोथ कैटेगरीज में आते हैं, उसमें ट्रिपल टी, ठीक है, ट्रिपल टी, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, ट्रिपल टी और पीआई, ट्रिपल टी और पीआई, फिनाइल एलेनिन एंड आइसोल्यूसिन। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं, ये वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, ट्रिपल टी, पीआई। ठीक है, सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आइसोल्यूसिन एंड पीआई, फिनाइल एलेनिन, पीआई। ठीक है, सो इट्स थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज the hydroxyl line of 0.1 normal HCl solution is। सो इसका ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें नॉर्मेलिटी गिवन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है HCl सॉल्यूशन की, इसके हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? तो देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
So 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन है जिसमें कि H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 0.1, ठीक है। इसमें H पॉजिटिव की कितनी होगी 0.1 आयंस होंगे। तो उसके बाद ये एक इक्वेशन होती है H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, किसके इक्वल 10⁻⁻14, ठीक है। इसमें हमें H पॉजिटिव पता है, OH नेगेटिव जो है ये हम फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन में पुट करके। सो इससे हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आती है 10⁻13। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज following are the structures of stereoisomers of aldohexoses which differ in the stereochemistry। ओके, सो aldohexoses हैं इसमें। तो इसमें ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है, मैनोस, ग्लूकोस एंड गलेक्टोस, ठीक है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं बेस्ड ऑन द अबव स्ट्रक्चर्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज गिवन बिलो। तो इसमें हमें करेक्ट जो है स्टेटमेंट वो हमें चूज करनी है। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट क्या है, galactose and mannose। galactose and mannose are epimers because they differ in stereochemistry at C2 पोजीशन। ओके, एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो उसका डिफरेंस हो, ठीक है। ओनली वन पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफरेंस हो, वो क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं। तो इसमें देखिए ग्लूकोस एंड मैनोज आर एपीमर्स। ग्लूकोस एंड मैनोज दीज आर एपीमर्स बिकॉज दे डिफर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एट C2 पोजीशन। देखो C2, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ये बिल्कुल एपीमर्स हैं ये। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ए वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज ग्लूकोस एंड गलेक्टोस आर एपीमर्स। ग्लूकोस एंड गलेक्टोस एपीमर्स बिकॉज दे डिफर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एट C4 पोजीशन। तो C4 पे देखें, C4 पे, यस C4 पे डिफरेंस है, बाकी सारे सेम स्ट्रक्चर है। सो यस, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज मैनोज एंड ग्लूकोस। मैनोज एंड ग्लूकोस are epimers because they differ in stereochemistry at C3। देखो C3 में डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम पोजीशंस पे है OH ग्रुप। तो दैट मीन्स क्या है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है C वाली वो इनकरेक्ट है। अब C इनकरेक्ट है, देखो इससे सेकंड और थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है। सो वी हैव लेफ्ट विद ओनली 2, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। A एंड B एंड A एंड D, A एंड B हमें पता है कि करेक्ट है, वो हम देख चुके हैं। अभी फोर्थ जो है D वो इनकरेक्ट क्यों है एक बार देख लेंगे। डी गलेक्टोस एंड डी ग्लूकोस। गलेक्टोस एंड ग्लूकोस आर एपीमर्स बिकॉज दे डिफर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एट C5 पोजीशन। C5 पोजीशन पे देखिए, C5 पोजीशन पे डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो ये वाला जो है ये क्या है, इनकरेक्ट है। सो A एंड B आर करेक्ट ऑप्शन। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिलेटेड टू प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है देखो, hydrogen bonding patterns between CO and NH groups are N+3 in alpha helix, N to N+4। so hydrogen bonding pattern जो होता है alpha helix, 310 helix, N pi helix में वो क्या होता है, उसके बेसिस पे ये जो क्वेश्चंस हैं। so देखो इसमें जो है पाई हेलिक्स, जो पाई हेलिक्स होता है उसमें बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो आई आई क्या है, जो फर्स्ट रेसिड्यू है, ठीक है, फर्स्ट रेसिड्यू का, और ये है फिफ्थ रेसिड्यू। फर्स्ट रेसिड्यू और फिफ्थ रेसिड्यूज जो होते हैं उनके बीच में NH और CO ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो होता है पाई हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में होता है फर्स्ट एंड फोर्थ रेसिड्यू। 310 हेलिक्स के होता है फर्स्ट एंड थर्ड रेसिड्यू, ठीक है। और 310 हेलिक्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स होते हैं उसके बीच में टोटल कितने होते हैं, 10 एटम्स होते हैं, इसलिए इसको 310 हेलिक्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज बीटा टर्न। बीटा टर्न में भी फर्स्ट एंड थर्ड रेसिड्यू। एंड दिस इज गामा टर्न, इसमें I एंड I+2। डेल्टा टर्न, इसमें I एंड I+1, ठीक है। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है। The hydrogen bonding patterns between CO and NH group are N to N+3 in alpha helix। No, alpha helix में क्या होती है I and I+4। so ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज in beta turn there are 10 atoms between the hydrogen bond donor and acceptor। yes, बी में बीटा टर्न में क्या होते हैं, 10 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर में।
सो ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें भी देखो आई एंड आई प्लस थ्री के बीच में है, आई एंड आई प्लस थ्री के बीच में है, इसको 3 10 हेलिक्स बोला है, ठीक है। 10 एटम्स होते हैं, बीटा टर्न में भी क्या होते हैं, 10 एटम्स ही होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स में आप काउंट करके देख सकते हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज इन गामा टर्न देयर आर 6 एटम्स बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर। नो, इसमें 6 एटम्स नहीं होते, इसमें 7 एटम्स होते हैं। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज पैरेलल शीट have evenly spaced hydrogen bonds which bridge the strands at an angle. Yes, जो parallel sheets होती हैं, parallel beta pleated sheets होती हैं, उसमें evenly spaced hydrogen bonds होते हैं. So this is correct statement. So B and D are correct. So its correct option will be fourth. Next is in the following statements are made. The following statements are made on nucleic acid structures. In the B form of DNA, the sugar pucker is C2-endo. Okay, देखो जो आरएनए होता है, आरएनए में C3 एंडो, आरएनए में C3 एंडो, और जो डीएनए की ए फॉर्म होती है, ए बी एंड जेड 3 फॉर्म्स ऑफ डीएनए एग्जिस्ट करती हैं। ए फॉर्म में C3 एंडो, बी में C2 और जेड में 3 and 2 दोनों होते हैं, ठीक है। क्या एंडो पोजिशंस होती हैं, एक्सो नहीं होती। आरएनए में C3 एंडो, ओके। सो इसमें देखेंगे इन बी फॉर्म ऑफ डीएनए शुगर पकर इज C2 एंडो। बी फॉर्म में क्या है, C2 एंडो। सो यस, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आरएनए शुगर पकर इज C3 एक्सो। नो, क्या होती है, C3 एंडो होती है आरएनए में, C3 एंडो। सो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। द वॉबल बेस पेयर्स इज फॉर्म्ड बिटवीन G एंड A इन आरएनए। देखो ये बिल्कुल ही कॉमन, मतलब इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें ना पता हो कि वॉबल बेस पेयर्स क्या होते हैं, तो भी हम इस का जो है करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, ये हम अपने कॉमन सेंस से भी, ठीक है, इसको देख सकते हैं। G एंड A ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों प्यूरिन्स हैं, ठीक है, और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ठीक है, दो प्यूरिन और प्यूरिन की नहीं होती। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अ चेंज इन द शुगर पकर फ्रॉम C2 एंडो इन B फॉर्म ऑफ DNA टू C3 एंडो alters the width and depth of the major groove. Yes, C3 एंडो C2 एंड, जब C2 एंडो C3 एंडो में कन्वर्ट होगा तो जो स्ट्रक्चर है उसकी विड्थ और डेप्थ जो है वो बिल्कुल चेंज होती है, ठीक है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके कौन कौन सी हैं, ए एंड डी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, ए एंड डी, जो कि है थर्ड ऑप्शन में। सो इट्स थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि C3 एंडो, ठीक है, C3 एंडो क्या है, C2 एंडो, C3 एंडो, C2 एक्सो। सो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनमें जब चेंजेस होते हैं तो विड्थ और डेप्थ जो है मेजर ग्रुप की वो चेंज होती है, ठीक है। तो ये कुछ वॉबल बेस पेयर्स हैं, वॉबल बेस पेयर्स G A U के साथ, C G के साथ, ठीक है, ये तो कॉमन बेस पेयरिंग है। तो वोबल पोजीशंस पे I जो है ये A C एंड U तीनों के साथ पेयरिंग कर सकती है, G C और U दोनों के साथ, और U जो है A और G दोनों के साथ, ठीक है। So next is the Vmax and Km from a Lineweaver-Burke plot of an enzyme reaction where 1 over V, 1 by V is equal to 40 micromolar per minute at 1 by S is equal to 0. So देखो इसमें क्या गिवन है, इसमें क्या गिवन है, 1 by V। so उससे पहले हमें थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन लाइनवेवर-बर्क प्लॉट के बारे में होनी चाहिए। सो ये क्या है, लाइनवेवर-बर्क प्लॉट। सो इसकी ये इक्वेशन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन है ये, यहाँ पे इसका ये ग्राफ बनता है 1 over V 1 over S। सो जहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पे 1 by S 0 है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे 1 by S क्या है, 0, और 1 by V क्या होती है, 1 upon V max। जहाँ पे 1 by S 0 है वहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कितनी होती है, V max होती है, ठीक है। और दूसरा जब 1 upon V 0 होता है तो 1 by S किसके इक्वल होता है, 1 over Km के, -1 over Km के, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन को
यूज करके हम वो जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। सो देखो इसमें क्या है, वी मैक्स एंड के एम फ्रॉम लाइन विवर्बर्ग प्लॉट वेयर 1/v इज इक्वल टू 40 माइक्रोमोलर पर मिनट एट 1/s इज इक्वल टू 0। सो जहाँ पे ये वैल्यू 0 है उस टाइम पे वहाँ पे 1/v क्या होगी 40। ठीक है, दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, -1/v मैक्स के। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, जब 1/v क्या है 0, 1/v है 0, उस टाइम पे क्या है 1/s क्या है उसकी वैल्यू गिवन है, तो ये क्या होता है -1/km, राइट। सो इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इसमें पूछा क्या है, वी मैक्स और के एम की वैल्यूज हमें पूछी हैं। ठीक है, सो देखो वी मैक्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है 1/v ये किसके इक्वल है 1/v मैक्स के, राइट। तो इसका मतलब v मैक्स क्या होगा, उसका ओपोजिट, उसका इन्वर्ट। सो 1/40 ये क्या हो जाएगा आपका v मैक्स। सो km कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, km भी जस्ट उसका इन्वर्स हो जाएगा, बस वैल्यू जो है नेगेटिव में हो जाएगी, क्योंकि 1/s किसके इक्वल होता है -1/km के। ठीक है, तो ये क्या होगा, km कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका इनवर्स 1/-1.5 इंटू 10⁻²। सो ये दोनों इसकी वैल्यूज हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0.0025 एंड 0.67 इंटू 10⁻²। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। Next is, from the following statements, biosynthesis of proteins and nucleic acids from precursors results in production of chemical energy in the form of ATP, NADH, NADPH and FADH2. ओके, सो कोई भी बायोसिंथेटिक प्रोसेस है, कोई भी बायोसिंथेटिक रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यूज होते हैं वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में यूज होते हैं, लाइक NADPH, FADPH2। ओके, सो ये वाले जो हैं ये क्या हो गए आपके यूज होते हैं NADPH। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, इनकरेक्ट है ए। अब देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, हर एक में 3 ऑप्शन है, दैट मीन्स इसमें सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, हमें वही ढूंढना है एक करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखो, द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन is in cells doesn't depend whether delta G naught for the reaction is positive or negative. Okay, so delta G naught और delta G इन दोनों में डिफरेंस होता है। डेल्टा G naught ये जो होता है ये हमें क्या, इससे क्या पता चलता है हमें, रिएक्शन फॉरवर्ड है या नेगेटिव, रिएक्शन फॉरवर्ड है, ठीक है, या फिर बैकवर्ड है या फिर इक्विलिब्रियम में है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होती है। ठीक है, अगर डेल्टा जी की रिएक्शन पॉजिटिव है वैल्यू तो दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन, अगर जीरो है तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, इससे हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का पता चलता है, इससे हमें स्पॉन्टेनियस का नहीं पता चलता। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का किससे पता चलता है, डेल्टा जी से। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो हमें तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इफ इट इज पॉजिटिव देन दैट मीन्स energy is required to proceed that reaction. Okay, so if it is zero then that means कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, सो स्पॉन्टेनिटी का हमें डेल्टा जी से पता चलता है, डेल्टा जी नॉट से सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का पता चलता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज, बोथ oxidative phosphorylation and photophosphorylation involve oxidation of water to oxygen. No, जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीडेशन होती है वाटर की, बट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, रिडक्शन होती है ऑक्सीजन टू वाटर। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन जो है इसकी रिडक्शन होती है और ये वाटर में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इज ओनली केमिकल, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज ओनली केमिकल potential energy contributes to
only chemical potential energy contributes to proton motive force in mitochondria. No, जो chemical potential energy है सिर्फ प्रोटॉन मोटिव फोर्स में वही कंट्रीब्यूट करती है? नो, सिर्फ वो ही कंट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्लस पीएच ग्रेडियंट। मींस उसमें सिर्फ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, उसके साथ साथ पीएच ग्रेडियंट भी होता है, ठीक है, तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स होता है। सो दैट मीन्स ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है, सॉरी, इसमें एक मिस्टेक, मतलब ये जो है बी, स्पॉन्टेनिटी डजंट डिपेंड, इसमें इसमें उन्होंने मेंशन यही किया है कि डजंट डिपेंड वेदर डेल्टा जी, सो दैट मीन्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि डेल्टा जी नॉट जो है ये स्पॉन्टेनिटी को नहीं इंडिकेट करता, ये सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड को इंडिकेट करता है, तो इन्होंने नॉट ही मेंशन किया है। सो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है बी। सो इसमें ए सी एंड डी तीनों इनकरेक्ट है, ए सी एंड डी तीनों है फोर्थ ऑप्शन में, सो दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। So guys, thank you so much for watching this video. If you have any doubt in any question, then you can ask me in comment section.